Hello students, I Karnika Gupta, Assistant Professor in SNRL Jairam Girls College, Lohar Majra Kurukshetra, welcomes you to this lecture which is based on your subject Principles of Retailing. Three topics are being covered in this video. First is concept of organized retail. Second is difference between organized and unorganized retailing. And third is importance of retailing in the Indian economy. So, these are the contents that are being covered in this video. So, before starting, I want to show you this slide. और मैं ये मान के चलूँगी कि आप इससे पहले वाली वीडियो देख चुके हैं और जितने भी टाइप के रिटेलर्स हमने वहाँ पे कवर किए थे इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वो आप समझ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपकी इस एस्पेक्ट की ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के एस्पेक्ट से बात करूँ तो आप ज़्यादातर अगर सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल बात करते हैं तो स्मॉल स्केल रिटेलर जो ज़्यादातर है वो कौन से होंगे, अनऑर्गेनाइज्ड होंगे, और लार्ज स्केल ज़्यादातर कौन से हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड में मतलब कि आप किसकी बात कर रहे हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स की, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, सुपरमार्केट्स की, फैक्ट्री आउटलेट्स की, फ्रेंचाइजी रिटेल की या ऑनलाइन रिटेलिंग की। और स्मॉल स्केल में आप किसकी बात कर रहे हैं, जो सिंपल किराना स्टोर, जनरल स्टोर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इटिनेरेंट ट्रेडर्स होते हैं, उनकी बात हम कहाँ कर रहे हैं, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं किसमें, आप अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। तो इसको फॉर्मल वे से समझने के लिए अब हम अगला अगर बात करते हैं तो हमें देखना है कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या है और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या है। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एक प्रोसेस है गुड्स और मर्केंडीज को सेल करने का, लेकिन अंडर वन रूफ। और कहाँ पे सेल करते हैं, फिक्स्ड लोकेशन पे सेल करते हैं। और ऐसा सेक्टर है ये जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को फुलफिल करता है। और रिटेलर्स जो है इसमें वो लाइसेंस्ड होते हैं और क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे मैंने अर्लियर अभी आपको बताया, डिपार्टमेंटल स्टोर, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, ये सभी किसमें आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में आते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जो है, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग लो कॉस्ट ट्रेडिशनल फॉर्मेट रिटेलिंग होती है। यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं वो किसी भी तरह से लाइसेंस्ड नहीं होते या रजिस्टर्ड नहीं होते और गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। इसका मतलब जो रिटेलिंग सेक्टर है वो बेसिकली दो पार्ट में आप कह सकते हो वो बटा हुआ है, एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है और एक क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। तो देखिए नेक्स्ट जो मीनिंग और एग्जाम्पल आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का मीनिंग हमने जो पीछे लिखा है वही आप यहाँ पे डिफरेंसेस में लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है जो लाइसेंस्ड रिटेलर्स ही अंडरटेक करते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं डिफरेंट एक्ट्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है उसमें लो कॉस्ट रिटेलर्स आते हैं, कन्वेंशनल फॉर्मेट से डील करते हैं और वो रजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड नहीं होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, हाइपर मार्केट का या रिटेल चेन्स का, या आप कह सकते हैं कन्वीनियंस स्टोर्स का, या आप कह सकते हैं शॉपिंग मॉल्स या सुपर मार्केट्स, वो सब किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में जैसे लोकल किराना स्टोर, लोकल जनरल स्टोर जो है, सिंगल और मेडिकल स्टोर्स, लोकल धोबी और इटिनेरेंट ट्रेडर्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर अपने गुड्स को सेल करते हैं, वहीं पर अपने कस्टमर्स को ढूंढते हैं और सर्च करते हैं और उसके बाद उनको प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, वहीं से डिराइव हुआ है जहां से कि आपने अभी हमने उसका मीनिंग समझा है। उसके बाद अगला जो बेसिस है वो डिफरेंस का, वो क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, स्मॉल होता है। देन स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, स्कोप का मतलब आपका जो ऑपरेशंस है, आप ऑपरेशन मतलब सेलिंग और परचेजिंग की जो एक्टिविटीज है वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में नेशन वाइड हो सकती है, वर्ल्ड वाइड भी हो सकती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में वो लोकल और रीजनल रहती हैं। ऑपरेशन सिस्टम, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है उसमें ऑपरेशन सिस्टम हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है और जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं एक्टिविटीज को। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है
वहां पर आपका जो आप कह सकते हैं सेक्टर है वो हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, और मैनेज जो कौन है वो कौन करता है, उसके ऑनर्स या ऑर्डिनरली उसको मैनेज किया जाता है। देन प्रिवेलिंग, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ज्यादातर कहाँ प्रिवेल करता है, डेवलप्ड नेशन में, मतलब उनका जो शेयर है वो ज्यादा होता है किसमें, किसमें होता है, डेवलप्ड नेशंस में। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है वो ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन में। उसके बाद है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में कौन करता है, प्रोफेशनल मैनेजर्स, लेकिन अनऑर्गेनाइज में कौन करता है, उनके जो सिंपल ऑनर्स होते हैं वही क्या करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं। देन नंबर ऑफ स्टोर्स, तो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में चेन ऑफ स्टोर्स होता है। चेन ऑफ स्टोर जैसे कि आपने स्टोर्स में पढ़ा था, हमने फ्रेंचाइजी पढ़ा था, चेन स्टोर भी पढ़ा था। अगर हम किसी भी स्टोर की बात कर रहे हैं, वॉलमार्ट की बात कर रहे हैं, बिग बाजार की बात कर रहे हैं, तो इनकी डिफरेंट लोकेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट सिटीज में भी और एक सिटीज में भी, तो चेन ऑफ स्टोर्स होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में स्टैंड अलोन शॉप होती है। आपके घर के पास जो शॉप एक है तो ऑब्वियसली वो एक आपके घर के पास ही है, किसी दूसरी प्लेस पे वो शॉप नहीं है, तो वो क्या है, स्टैंड अलोन शॉप्स होती हैं। उसके बाद है बिजनेस प्रिंसिपल। जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी को फॉलो करती है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है वो प्रिंसिपल ऑफ सिंगुलैरिटी को फॉलो करती है। इस बात का क्या मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी का मतलब है कि सभी जो आप कह सकते हैं मर्केंटीज है, जो भी कस्टमर को चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल उसको एक ही प्लेस पे मिल जाए। जैसा कि हम देखते भी हैं, आप कन्वीनियंस स्टोर्स की बात कर लें, सुपर मार्केट्स की बात कर लें, हाइपर मार्केट्स की बात कर लें, शॉपिंग मॉल्स की बात कर लें। लेकिन स्टैंड अलोन या आप कह सकते हैं सिंगुलैरिटी जो रिटेलिंग है उसका क्या मतलब है, ये अलग अलग गुड्स जो है उसके लिए आपको अलग अलग शॉप्स पे जाना पड़ता है, ये और एक जगह के रिटेलर पे आपको एक ही टाइप का जो गुड है नॉर्मली पॉसिबल मिलता है। जैसा कि आप या फिर आपको आप कह सकते हैं बिल्कुल जिनका नेचर एक जैसा है ना गुड्स का, वो गुड्स आपको कहाँ मिल जाते हैं, अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स के पास मिल जाते हैं। उसके बाद है शॉपिंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस शॉपिंग किसका होगा, कस्टमर का होगा। तो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में एक्सपीरियंस जनरली एक्सीलेंट और गुड होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में पुअर और फेयर होता है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में आपको वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, बहुत ज्यादा जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कौन ऑफर करते हैं, ऑर्गेनाइज रिटेलर्स करते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में जो उनका रेंज ऑफ प्रोडक्ट है वो नैरो रहता है। देन फिजिकल एम्बिनेंस, जो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है उसमें जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस होता है, विंडो शॉपिंग का एक्सपीरियंस होता है, वो प्लेजरेबल होता है। लेकिन जो आपका अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग है उसमें एक्सपीरियंस जो है ग्रेशियस नहीं होता है, प्लेजरेबल नहीं होता है। उसके बाद है पार्किंग फैसिलिटी। तो पार्किंग फैसिलिटीज एडिक्वेटली कहाँ मिलती है, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में कस्टमर को, और प्रॉपरली मैनेज्ड भी होती है वो। लेकिन अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में उसको इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वीनियंस ऑफ चूजिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि आप अपने आप कैसे प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हो। तो क्योंकि आप ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में आप अगर हम सुपर मार्केट्स की बात करते हैं, शॉपिंग मॉल्स की बात करते हैं, तो जहाँ पे मर्केंडीज को डिस्प्ले किया गया है उसके बीच में स्पेस होता है, और आप शेल्फ के पास जाकर प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, छूकर देख सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। लेकिन अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो कि वहाँ पे रिटेलर है जो कि आपके साथ पर्सनल सेलिंग में इन्वॉल्व है, वही आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है और आपको प्रोडक्ट अपनी शेल्फ से आपको प्रोडक्ट दिखाता है, और आप उसके बेसिस पे ही क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। उसके बाद है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में फिक्स प्राइस होता है और सभी के लिए एक ही प्राइस होता है। जो भी उनके आप कह सकते हैं स्कीम्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, वो सभी के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में जो ऑफर्ड प्राइसेस होते हैं उसमें क्या रहते हैं, डिफरेंसेस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग किसी भी तरह की पॉसिबल नहीं है किसमें, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में, लेकिन कुछ हद तक पॉसिबल है किसमें, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ मर्केंडीज। इसका क्या मतलब है, सोर्सेज ऑफ मर्केंडीज मतलब ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में जो सोर्स है, जो आपके उनके सप्लायर्स हैं वो कौन होते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में जो उनके सप्लायर्स है वो कौन होता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है जिनसे वो परचेज करते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में किससे परचेज करते हैं, एक रिटेलर क्योंकि वो स्मॉल लेवल पे काम कर रहा है तो वो एजेंट से, वो डिस्ट्रीब्यूटर से या वो होलसेलर से क्या करता है, परचेज करता है। उसके बाद है वैरायटी एंड स्टाइल ऑफ मर्केंडीज। तो वैरायटी ऑफ स्टाइल्स बहुत ज्यादा कहाँ मिलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में, और बहुत जो वैरायटीज है वो कम मिलेंगी, वो किसमें मिलेंगी, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। तो वैरायटी एंड स्टाइल में यहाँ पे ये भी मतलब है कि जो वैरायटी एंड स्टाइल्स है वो लोकल और रीजनल डिमांड को सिर्फ फुलफिल करता है अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में नेशनल और ग्लोबल डिमांड्स को भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद है इम्प्लॉयज। तो इम्प्लॉयज जो होते हैं स्किल्ड होते हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं और क्वालिफाइड होते हैं, कहाँ पर, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में वो अनस्किल्ड होते हैं, अनट्रेंड होते हैं और क्वालिफाइड भी वो कम होते हैं।
उसके बाद अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रेगुलेशंस। ये हमने ऑलरेडी बात करी है कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जो है पूरी तरह से रेगुलेटेड होता है गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जो है वो गवर्नमेंट की रेगुलेशन से रेगुलेटेड नहीं होता है। गवर्नड बाय का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस फॉलो होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो डिफरेंट टाइप्स के जो एक्ट्स हैं उनसे गवर्न होता है सेक्टर, जैसा कि बोनस एक्ट लिखा गया है, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट और प्रोविडेंट फंड एक्ट। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है वो गवर्न नहीं होती किसी भी तरह के एक्ट से। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट रूल्स की। तो गवर्नमेंट रूल्स क्योंकि जब गवर्नमेंट से रेगुलेट हो रहा है तो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में, और कहाँ नहीं फॉलो किए जाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। उसके बाद है वर्किंग एम्प्लॉयमेंट टर्म्स या वर्किंग आवर्स। तो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स और वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स्ड रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स और वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, कहाँ पर नहीं होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी। तो किसी भी टाइप की जॉब सिक्योरिटीज इंप्लॉइज को नहीं मिलती, कहाँ पर नहीं मिलती, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर रेगुलेटेड है गवर्नमेंट रेगुलेशन से, तो इंप्लॉइज को क्या मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलरिटी ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ वर्क। तो रेगुलरिटी का मतलब जो भी आपको अपने वर्क के लिए सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रही है वो कितनी मिल रही है और कितनी ज्यादा वो रेगुलर है। तो रेगुलर सैलरी कहाँ मिलेगी, ऑर्गेनाइज्ड में, और डेली वेजेस कहाँ मिलेगी, जो कि हो सकता है रेगुलर भी ना हो, वो कहाँ का कॉन्सेप्ट है, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इक्विटी इन सैलरी, तो इक्विटी इन सैलरी सभी इंप्लॉइज की जो सेम लेवल पे है सेम रहती है। और दूसरी बात, जो सैलरी है वो प्रिस्क्राइब्ड जो गवर्नमेंट करती है वही मिलती है, किसमें मिलती है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। लेकिन कम सैलरी मिलती है गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करती है, और सबके लिए डिफरेंस भी हो सकता है एम्प्लॉयज की सैलरी में, कहाँ पर, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। उसके बाद है पेड वर्किंग आवर्स। यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स की बात की गई है कि अगर ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में जो आपका वर्कर है या जो एम्प्लॉई है वो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जो है वो देता है तो उसको उसके लिए एडिशनली पे किया जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में ऐसा नहीं किया जाता, या बहुत ही लिटल पॉसिबल होगा कि उनको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के लिए एडिशनल पे किया जाए। देन कम्स सैलरी इंक्रीमेंट्स। सैलरी इंक्रीमेंट्स कहाँ मिलेंगे, देन ऑब्वियस ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में, जो कि मोस्टली एनुअल इंक्रीमेंट होता है। और सैलरी इंक्रीमेंट किसी भी तरह के नहीं मिलते अनऑर्गेनाइज्ड में, या बहुत ही रेयर कंडीशंस होती है जहां पर एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट देने का टेन्योर भी बहुत लॉन्ग होता है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो जैसे हमने ऑलरेडी बात करी, प्रोविडेंट फंड एक्ट से गवर्न होता है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, तो इसका मतलब इंप्लॉयर्स एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, कहाँ पर, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में किसी भी तरह का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक्स्ट्रा बेनिफिट लाइक एडिशनल बेनिफिट सच एज पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज, लीव कंपनसेशन, ट्रेवल कंपनसेशन या और तरह के अलाउंसेस, वो सभी कहाँ मिलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में मिलते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में एम्प्लॉयज को किसी भी तरह का कोई भी एडिशनल बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाता। तो यहाँ तक हमने कवर किया कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इन द इंडियन इकोनॉमी और इंपॉर्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इन द इंडियन इकोनॉमी। योर टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग इन द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि रिटेलिंग सेक्टर की दो क्लासिफिकेशंस है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, तो इसका मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की भी है, और कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की भी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कवर कर रही हूँ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में, और उसके बाद हम कवर करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, फर्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंस जो है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की, उसमें लिखा गया है इंपॉर्टेंस फॉर कस्टमर्स। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है कस्टमर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की इमरजेंस की वजह से कंज्यूमर्स को वाइडर चॉइसेस ऑफ गुड्स मिल गए हैं, उनको ज़्यादा चॉइसेस मिल गई हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, उनकी शॉपिंग बहुत कन्वीनियंस हो गई है, और एनवायरनमेंट भी उनको शॉपिंग का क्या मिलता है, बेटर मिलता है, अच्छा मिलता है। सेकेंड पॉइंट है इंपॉर्टेंस फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको कैसे इंपॉर्टेंस पहुंचती है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग से, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर क्या करते हैं, बल्क में परचेज कर लेते हैं,
और जब वो फार्मर से बल्क में परचेज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो आप कह सकते हैं बिजनेस पीपल है उनसे फार्मर्स को डील नहीं करना पड़ता और ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं पॉसिबल होता और उनका मर्केंडीज एक ही टाइम पे जो है वो सेल हो जाता है। तो फार्मर्स को जो है इससे क्या पहुंचता है, बेनिफिट मिलता है और उनके लिए जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी हो जाता है। उसके बाद है बेटर लाइफस्टाइल। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की वजह से जो मिडिल क्लास पीपल है या मिडिल इनकम ग्रुप पीपल है उनको बेटर लाइफस्टाइल मिला है। कैसे मिला है? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के आने के कारण उनको ब्रांडेड और क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो असेसेबल हो गए हैं, इजी असेसेबल हो गए हैं और इवन कि उनको रीजनेबल प्राइसेस पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है कि प्रोडक्शन के स्केल के इंक्रीज होने पर जब कुछ सेविंग्स होती हैं प्रोड्यूसर्स को तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं, बल्क में परचेज करते हैं और उनको डिस्काउंट मिल जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी परचेज करते हैं। तो उनको क्या मिलता है, उनको उनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है वो लार्ज होता है, इसकी वजह से उनको कुछ सेविंग्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो जो रिटेल सेक्टर है ऑर्गेनाइज्ड, उनकी जो स्टोर लोकेशंस है वो मल्टीपल होती हैं। एक ही आप कह सकते हैं सिटी में मल्टीपल लोकेशंस हो सकती हैं या वो अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में भी अपने स्टोर्स को खोलते हैं। तो जो वहाँ का लोकल पीपल होता है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। आप भी अपने आसपास देखते होंगे शॉपिंग मॉल्स हैं या स्टोर्स हैं, इवन जिस तरह की हमने बात करी अभी सुपर मार्केट्स हैं, तो वहाँ पर क्या होता है जो लोकल जो यूथ है या लोकल जो पीपल है उनको क्या मिल जाता है, वहाँ पे जॉब मिल जाता है। तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और उससे इकोनॉमी को फायदा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जो सेक्टर है वो एक्सपोर्ट्स को एक कंट्री के बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग होता है ना, अगर वो किसी कंट्री में ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग प्रॉपर वे में है तभी जो इंटरनेशनल रिटेलर्स होते हैं वो अपने सप्लायर्स को एस्टेब्लिश करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो जब वो अपने सप्लायर को एस्टेब्लिश कर देते हैं वहां पर, तो उसके बाद वो वहां से ही उनका बिजनेस वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उस डेस्टिनेशन कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट जब जैसे सपोज इंडिया से, इंडिया में किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने सपोज वॉलमार्ट ने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया और उसके बाद वो यहीं से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो उससे जो इंडिया है उसको कैसे फायदा होगा, उसकी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट जो है उस कंट्री के क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो आपका ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस में पॉइंट है अट्रैक्ट्स एफडीआई। तो जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो क्या करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है क्योंकि अगर सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड होगा तभी जो फॉरेन प्लेयर्स है वो उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और जो वो इन्वेस्ट करेंगे तो एक कंट्री को क्या मिलेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शेयर इन नेशनल इनकम। तो अभी हमने बात करी कि इससे आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, कि एम्प्लॉयमेंट्स को भी जनरेट करता है। अभी हम इस पे पढ़ रहे हैं कि एफडीआई को अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब नेशनल इनकम में, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंटरटेनमेंट अलोंग विद शॉपिंग। ये कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से है कि जब कंज्यूमर्स आप कह सकते हैं शॉपिंग मॉल्स में, सुपर सेंटर्स में, हाइपर मार्केट्स में डील करते हैं या वहां पर जाके शॉपिंग करते हैं तो एक सिंगल पॉइंट पे, एक सिंगल लोकेशन पे उनको सभी प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं और वहां से उनकी परचेजिंग भी हो जाती है। और जैसे वहां पर अम्यूजमेंट पार्क्स या आप कह सकते हैं स्मॉल जो आप चिल्ड्रन हैं उनके लिए कुछ फैसिलिटीज प्लेइंग की, या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल रेस्टोरेंट, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट मिलता है उनको जिससे कि एंटरटेनमेंट भी मिलता है और शॉपिंग भी साथ में हो जाती है। जैसे अभी इंडिया में भी ट्रेंड आ गया, कल्चर है जैसे वीकेंड्स पे कि आप शॉपिंग मॉल्स में भी जा सकते हैं, आप अपने जो नेसेसरी गुड्स हैं उनको परचेज भी कर सकते हैं और प्लस आप सैटरडे संडे और को भी जो अपनी फैमिली है उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस भी पूरा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव सोशल चेंज। तो पॉजिटिव सोशल चेंज सोसाइटी में आया है ऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से, क्योंकि इससे लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिली हैं, जैसे एटीएम की फैसिलिटीज मिली है, पार्किंग फैसिलिटीज उनको मिल जाती है, सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है और लोग जो है पॉजिटिवली फिर उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं, उनके लिए सोचते भी हैं। फॉर एग्जांपल हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं अगर,
तो आप देखिए कैशलेस इकोनॉमी एक टाइप का सोशल चेंज ही है, ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री में तो ज़्यादातर। तो जब हम इस इकोनॉमी की, इस तरह की इकोनॉमी को बनाने की बात करते हैं, तो वो ज़्यादातर पॉसिबल का है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो ये एस्पेक्ट है वो फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी टोटल रूल में फॉलो नहीं है। कहाँ पर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो सोशल चेंज को बूस्ट कौन करता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर बूस्ट करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है टैपिंग द अनटैप्ड मार्केट। तो जो मार्केट अनटैप्ड है, जहां तक आप कह सकते हैं अभी प्लेयर्स नहीं पहुंचे हैं, वहां तक, क्योंकि इनका स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज होता है, किसका? ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में, ऑर्गेनाइज रिटेलर्स का। तो ये करते हैं अपने लिए नए नए कस्टमर्स, नई नई मार्केट ढूंढते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो जो मार्केट अनटैप्ड रह जाती है ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया जैसी कंट्रीज में, तो वहां पर भी वो पहुंचते हैं और कस्टमर्स को सर्व करते हैं। तो इससे किसको फायदा मिलता है? इकोनॉमी को फायदा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। तो जो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है वो क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बहुत सारी इनएफिशिएंसीज को रिमूव कर देती है, क्योंकि एक तो ये मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हैं डायरेक्टली ये वाले रिटेलर्स, तो बीच में जो होलसेलर्स या आप कह सकते हैं एजेंट्स हैं, उनका कमीशन या इस तरह की कुछ चीजें हैं, वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, खत्म ही हो जाता है अगर वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेज करता है रिटेलर। तो उस सेंस में क्या होता है, जो आप कह सकते हैं ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी होती है फर्म्स की या इकोनॉमी में, वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट है इंप्रूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज। तो ये अभी हमने बात करी थी डिफरेंसेस में कि जो टैक्सेस हैं वो क्या कौन पे करता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो टैक्सेस किसी भी तरह का पे नहीं करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट रेगुलेशंस में आते हैं, उनको फुलफिल करते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा नहीं करते हैं। तो जब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स टैक्सेस को पे करते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू का भी सोर्स बनते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है, कौन? जो हमने बात करी थी किसकी? अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो यहाँ तक अभी तक हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं वो है इंपॉर्टेंस, किसकी इंपॉर्टेंस है? वो इंपॉर्टेंस है कि आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है और कैसे बेनिफिशियल है इकोनॉमी के लिए। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इंपॉर्टेंस क्या है, अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अनऑर्गेनाइज की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट। तो देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है नो डाउट ऑर्गेनाइज सेक्टर, लेकिन अगर हम कॉमन मैन के लाइवलीहुड की बात करते हैं तो कॉमन मैन का लाइवलीहुड जो है वो कहाँ से आता है? वो आता है अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग से। जैसे आसपास आपने देखा होगा शॉप्स में, अगर आपको जॉब नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम आप एक किराना स्टोर ही खोल सकते हो और अपनी जो आजीविका है उसको अर्न कर सकते हो। तो अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो है वो क्या करता है? लाइवलीहुड देता है किसको? कॉमन पीपल को। उसके बाद नेक्स्ट है लोकेशन एडवांटेज। ये कंज्यूमर्स को एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं उनकी लोकेशंस बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होती है पहुंचने के लिए, जनरली रेजिडेंशियल एरिया के आसपास ही होते हैं, जो लोकल मार्केट्स होती है उसी में एस्टेब्लिश होते हैं। उसके बाद है क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर कंज्यूमर कैश पे परचेज नहीं कर सकता और उसको क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए, तो ज़्यादातर स्मॉल अनऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर्स ही हैं जो कि उनको ये फैसिलिटीज देते हैं और अपनी पेमेंट को डेफर कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है उसमें ऐसा ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज। अगर आप ऑर्गेनाइज रिटेल की बात करते हैं तो अगर आपको बिल्कुल एक दो क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की परचेज करनी है तो कोई भी शॉपिंग मॉल जाना प्रेफर नहीं करेगा, या किसी आप कह सकते हैं सुपर मार्केट में जाना प्रेफर नहीं करेगा। तो अगर आपको स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करना है तो ज़्यादातर लोकल शॉप्स की ही बात करी जाती है। तो वहां पर कौन हेल्पफुल होते हैं? वहां पर हेल्पफुल होता है अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूरल सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ इंडिया। तो क्योंकि जो रूरल मार्केट है वहां तक अभी तक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो ज़्यादा नहीं पहुंचा है, तो उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए, रूरल एरिया के लिए स्टिल जो आपका कह सकते हैं प्लेयर है बेस्ट, वो कौन है? अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है, जो उनको बेनिफिट दे रहा है, जिसके जरिए गुड्स एंड आप कह सकते हैं मर्केडीज पहुंच रहा है कहाँ पर? रूरल सेक्टर में, रूरल एरिया में। उसके बाद लास्ट पॉइंट है शेयरिंग नेशनल इनकम। तो क्योंकि जब यहाँ पर पीपल अपनी लाइवलीहुड जनरेट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो नेशनल इनकम में, जीडीपी में भी तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा ना अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग। तो कंट्रीब्यूशन दोनों का जीडीपी में है, ऑर्गेनाइज का भी और अनऑर्गेनाइज का भी। तो ये इंपॉर्टेंस है किसकी? अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग की। तो अगर हम यहाँ तक आपका कंप्लीट टॉपिक है, अगर हम इसको एक बार फिर से स्टडी करें, देखें, तो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले बात करी एक स्लाइड पे कि बहुत सारे टाइप के रिटेलर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन, जो कि इसके प्रीवियस वीडियो में आपको ब्रॉडली बताया गया था।
उसमें स्मॉल स्केल आते हैं ज़्यादातर और कौन से आते हैं लार्ज स्केल। तो जब हम उसकी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं और ज़्यादातर लार्ज स्केल रिटेलर्स जो है वो किस में आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। तो लार्ज स्केल पे ऑपरेशंस करते हैं और आप कहते हैं बहुत सारे इनको गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशंस होती हैं इनकी, ज़्यादातर कंपनी फॉर्म की तरह ऑपरेट करते हैं। तो वो सभी किस में आते हैं, वो सब आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन जो स्मॉल स्केल रिटेलर है जहाँ पे सिंगल ओनर स्टोर्स होते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेल करते हैं, जैसे इटिनेरेंट ट्रेडर्स, हॉकर्स एंड प्लेडर्स की हमने बात करी थी, मार्केट पिवंस की बात करी थी, चीप जैक्स की बात करी थी, ये सभी लोग जो है वो किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो इसीलिए जो उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा कि कॉन्सेप्ट क्या है किसका, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का। तो एक्चुअली में आपको यहाँ से पॉइंट समझ में आया होगा। जब हमने डिफरेंस पढ़ा तो डिफरेंस पढ़ा तो आपने कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंसेस देखे होंगे। वो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेलिंग है उनके पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस जो हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं उसी के आधार पे आप लिख सकते हो कि क्या कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का और यही उनकी क्या हो सकती है, करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। सिमिलरली किसकी हो सकती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हो सकती हैं। और उसके बाद जो हमने अभी टॉपिक खत्म किया है वो कौन सा टॉपिक था, वो था इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इस टॉपिक को हमने क्या किया, दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इन इंडियन इकोनॉमी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इन इंडियन इकोनॉमी, ताकि अगर आपसे एग्जाम में अलग अलग पूछा जाए तो भी आप लिख सके और कंप्लीटली पूछा जाए तो भी आप लिख सके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द होल टॉपिक। ये कुछ फर्दर रीडिंग्स हैं आपके लिए, कुछ वेबसाइट्स हैं, आप इस पे मैटर देख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एंड अ वेरी गुड लक।